Assalamualaikum students. Today we are going to start the 6th lecture of sustainable chemistry. In this lecture we will discuss the molecular formula. In the previous lecture we discussed how we can calculate the empirical formula, and if an organic compound is given to you, and then how you will calculate the empirical formula. For that we discussed the combustion analysis method. Within that method I also explained you the method for the determination of a empirical formula. But today we will discuss how we can calculate the molecular formula. If we have come to know to the molecular formula, empirical formula, then how we can decide the molecular formula of the compound. The molecular formula, this is equal to, molecular formula is equal to n into empirical formula. n क्या चीज है? n is a number actually. How we can obtain this number? n is obtained by dividing the molecular formula mass to the empirical formula mass. अब अच्छा याद रखिएगा कि अगर आपको जो है वो मोलिकुलर फार्मूला डिटर्मिनेशन के लिए बोला जाए तो मोलिकुलर मास कंपाउंड की जरूर गिवन होगी. अगर मोलिकुलर मास गिवन नहीं है तो आप मोलिकुलर फार्मूला डिसाइड नहीं कर सकते. ठीक है, तो मोलिकुलर फार्मूला मास मस्ट बी गिवन. एम्पिरिकल फार्मूला यू विल कैलकुलेट योरसेल्फ and then you will calculate the empirical formula mass. In order to explain this, I am going to discuss here the example 4 of chapter 1. Sustainable chemistry का chapter 1 है, उसकी example number 5 है, हम उसको discuss करने जा रहे हैं. In this example, statement is written: an organic compound on combustion gives carbon 65.44%. That compound gives hydrogen 5.50%. and oxygen 29.06%. ठीक है, तो these are the three elements that these are present in this compound. ठीक है, और ये कल हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे एलिमेंट की. ओके, फिर इट्स गिवन कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल, यानी कि उसका एक मोल जो होगा उसका मास 110.15 ग्राम होगा. He asks you that calculate its molecular formula. आप इसका molecular formula find out करें. अब empirical तो दिया नहीं, percentages given है, तो आप पहले इसका empirical calculate करेंगे. empirical formula calculate करने के लिए जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि आप जितने भी एलिमेंट हैं उनको रेशियो प्लेस करके दरमियान में लिख लें. I have written carbon रेशियो हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन. कार्बन के नीचे कार्बन का परसेंटेज या मास. कल मैंने बताया था कि परसेंटेज या मास एक ही चीज होती है, तो मैंने परसेंटेज लिख ली. ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 5.5, ऑक्सीजन की 29.06. ठीक है, जब आपके पास परसेंटेज या मास आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. तो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द गिवन मास टू द मॉलिक्यूलर मास और द मोलर मास. ओके, कार्बन की मोलर मास 12 है, तो मैंने 65.44 को 12 से डिवाइड किया. हाइड्रोजन की मोलर मास 1.008 है, तो मैंने 5.5 को इससे डिवाइड किया. ऑक्सीजन की मोलर मास 16 है, तो मैंने 29.06 ग्राम को 16 ग्राम पर मोल से डिवाइड किया. एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपने मोल्स निकालने हैं इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला में, तो डिनोमिनेटर में हमेशा एटॉमिक मास लिखनी है, आपने कभी मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखनी होगी. ओके, अब आपने 65.44 को जब 12 से डिवाइड किया तो आंसर आया 5.45. इसको डिवाइड करने से 5.45, इसको डिवाइड करने से 1.82. अब मैंने मोल क्यों लिखा है? एक्चुअली यहाँ से एक बता दूं कि ये भी ग्राम है, तो ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया. ये मोल पर मोल है, जब आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो इट विल बिकम पॉजिटिव मोल. सो आपके पास सिर्फ मोल बचे, तो इट मीन यू हैव कैलकुलेटेड द मोल्स. जब मोल्स आ जाते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिसाइड द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स. तो इसमें आपका लीस्ट मोल बनते हैं 1.82 मोल्स. ठीक, जब लीस्ट मोल्स आ जाए तो यू हैव टू डिवाइड ऑल द मोल्स बाय द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स. आप इसे सबको 1.82 से डिवाइड कर देंगे. इसको डिवाइड
डिवाइड किया तो आंसर 3 आया, 5.45 को डिवाइड किया तो 3 आया, 1.82 को 1.82 से किया तो आंसर 1 आया. It means that the carbon are 3, hydrogen are 3, oxygen is 1. So empirical formula that come out is C3H3O. This is your empirical formula. But what we need over there, we need the empirical formula mass also. For this, what we will do, we will calculate the empirical formula. C3 है तो 1 कार्बन 12 है, कितने कार्बन है 3, मैंने मल्टीप्लाई कर लिया. जब भी एक एलिमेंट से दूसरे के तरफ जाते हैं तो दरमियान में प्लस का साइन आता है. ठीक, फिर आपने एक एटम की मास लिखनी है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स. तो एक हाइड्रोजन 1.008 into 3 प्लस ऑक्सीजन है 16 into 1. तो टोटल मास एम्पिरिकल फार्मूला की 55.05 ग्राम आ गया. ओके, नाउ कम टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला. मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, क्या लिखा? दैट इज n into एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल फार्मूला के नीचे एम्पिरिकल फार्मूला लिखा, दैट इज C3H3O. और n के नीचे अब मुझे n की वैल्यू लिखनी है. n कैसे करेंगे? That you will know that the molecular mass over empirical formula mass. Molecular mass was given. Okay. अब आपके पास empirical formula mass तो आ गया 55.05. ठीक है. अब आपने molecular formula आपके सामने है n into empirical formula. आपने क्या करना है? n की वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो molecular mass over empirical formula mass से करनी है. मॉलिक्यूलर मास तो गिवन थी आपको, एम्पिरिकल फार्मूला मास आपने कैलकुलेट कर ली. जब दैट कम्स आउट 55.05, यू हैव डिवाइडेड इट बाय 55.05, तो आंसर आपके पास आ गया 2. सो इन दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द n. अब आपने क्या करना है कि एम्पिरिकल फार्मूला के नीचे एम्पिरिकल लिखा है, n के नीचे n की वैल्यू 2 लिखी. नाउ दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. So what will happen? This 2 will be multiplied by 3, so it comes out C6. This 2 will be multiplied by 3, it comes out H6. Then 2 will be multiplied by 1 oxygen, it comes out O2. It means now this one is your molecular formula which is having the mass 110.5 gram. If you want to check your answer, very easy. You will calculate it, recalculate your answer. 12 into 6 plus 1 into 6 plus 16 into 2, your answer will be 110.5. It means that you are right. Okay. Next come to another point, another problem that mostly the students face over there. When you are going to calculate the empirical formula, तो जो mole ratio आती है, that is not in the whole number. जैसे इस एग्जांपल में आपके whole number, ऊपर वाली एग्जांपल में आपके पास जो molar ratio थी वो whole number की फॉर्म में थी. अगर आप पीछे चले जाएं, आपकी बुक में एग्जांपल नंबर 4 है. एग्जांपल नंबर 4 में आप जरा गौर से देखिए तो वहां आपके पास जो मोल रेशियो बाय डिवाइडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स आती है, दैट इज 1 रेशियो 1.33 रेशियो 1. अब इट मीन कि दिस इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, दिस इज नॉट अ होल नंबर वैल्यू. सो वी कांट राइट C1H1O1. ठीक है, वी मस्ट हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वी हैव टू रिमूव दिस फ्रैक्शन. For this purpose we use a hit and the try method. Hit try method का मतलब ये है कि हम इसे किसी suitable number से multiply करते हैं कि all the values come in the whole number. अब मैंने जब इसे suppose 2 से multiply किया तो मेरे पास आ गया C2, H मेरे पास आ जाएंगी 2.66 and O कितना आ गया मेरे पास 2. Still this one value is not a whole number value. मैं इसे round up नहीं कर सकती क्योंकि ये 0.6 है. Okay? अच्छा, फिर मैंने क्या करना है? I will now multiply this one here. I will multiply this ratio by 3. This time I will multiply it by 3. When I will multiply by 3, it comes out C3H 3.99 and O will come as 3. अब 3.9 पॉइंट के बाद जब 9 है तो it means you can round us to the next number. तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? C3H आपके पास क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा and O क्या आ जाएगा? 3. So this will be your empirical formula. आपके पास ये जो है आपका empirical formula आ जाएगा. ठीक है? So in this way you can round off it. अच्छा, अब round off के लिए एक सादा सी एग्जाम्पल बात बता
जो आपका नंबर है उसी नंबर तक रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे राउंड ऑफ करते हुए। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू 0.9 है या 0.8 है तो आप नेक्स्ट नंबर में मूव कर जाएंगे, ठीक है, हायर नंबर में मूव कर गए, जैसे आप यहाँ पे मूव कर गए 4 में। लेकिन अगर यहाँ पे ये 3.1 होता तो मैं इसे 3 तक रोक लेती। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.3 या 0.4 या 0.5 या 0.6 तो वी मस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय सम सुटेबल नंबर so that we can have the whole number answer. Another important point that I just want to share over here, this one is here the relative atomic mass and the molar mass. अब यहाँ पे आपके पास एक टर्म आती है AR और एक टर्म आपके पास आती है MR, ठीक है। AR किसके लिए यूज करेंगे और MR किसके लिए यूज करेंगे? relative atomic mass और relative molar mass आपके पास हम दोनों टर्म्स इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? जब आपका एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में है। फर्स्ट ये सोडियम है, सोडियम आपके पास ये एटम की फॉर्म में है तो ये 23, मैं 23 को कहूंगी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 23 है, या मैं इसे कहूंगी इसका MR यानी कि रिलेटिव मोलर मास 23 है, क्योंकि ये 23 1 मोल ऑफ सोडियम का मास है, ओके। अच्छा, अब आ जाए NaCl। अब NaCl एक कंपाउंड है तो मैं इसके लिए यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास का वर्ड यूज नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ एटम नहीं है, यहाँ मोर देन वन आपके एटम्स हैं। सो आई विल यूज हियर MR ओनली। मैं इसके लिए सिर्फ MR का वर्ड यूज करूंगी। दैट रिलेटिव मोलर मास इट कम्स आउट 58.5 है। इसी तरह से कम टू द H2O, मैं यहाँ पे इसके लिए ओनली MR का वर्ड यूज करूंगी क्योंकि इट्स आपके पास मॉलिक्यूल, इट्स अ कंपाउंड, ठीक है। सो इट्स रिलेटिव मोलर मास आपके पास जो आ गया 18 ग्राम्स आ गया, ओके। अब अगर आप कह देते हैं कि मॉलिक्यूलर मास है या फॉर्मूला मास है, उससे बेहतर बचने का बेहतरीन तरीका है कि जस्ट मोलर मास का वर्ड यूज किया करें, क्योंकि आपको क्या पता समटाइम्स कोई मॉलिक्यूल है, कोई कोवलेंट है या कोई आयनिक कंपाउंड है, तो इस कंफ्यूजन, क्योंकि कोवलेंट के लिए लफ्ज मॉलिक्यूल और आयनिक के लिए फॉर्मूला का वर्ड यूज होता है, फॉर्मूला यूनिट का वर्ड यूज होता है, तो आपने इन दोनों के लिए लफ्ज मोलर मास यूज कर लेना है। सो यू विल save yourself. This is all for today. I hope that you have understanding.